नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग की शुरुआत किस प्रकार से होती दिख रही है हमारे मार्केट्स के लिए। हफ्ते की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हैं कैसे संकेत। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है, 20-22 अंकों की स्ट्रेंथ वहां नजर आ रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स है नीचे 24-26 अंक, वहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 11 अंकों की कमजोरी है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर सुस्त शुरुआत हुई, 177 अंक नीचे इस समय जापानीज मार्केट निके है, और बाकी जितने मार्केट्स भी खुले हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं मिक्स बैग ही नजर आ रहे हैं, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे। उठापटक भारी तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखी, जहां पर सोने में और चांदी में हमने रिकॉर्ड हाई लेवल्स बीते हफ्ते बनते देखे। शुक्रवार को कच्चे तेल में एक स्मार्ट रिकवरी दिखी, हालांकि लगातार तीसरे हफ्ते कमजोरी लेकर कच्चा तेल हुआ है बंद। तो बीते हफ्ते की क्या हाइलाइट्स रहे हैं और इस हफ्ते किन महत्वपूर्ण इवेंट्स और डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन हफ्ता हमने देखा। अगर शुक्रवार की क्लोजिंग हमारे मार्केट्स की छोड़ दी जाए तो हमने देखा अच्छा ही हफ्ता रहा है। तो जरा बताइए क्या हाइलाइट्स रहे इंटरनेशनल मार्केट के और इस हफ्ते कहाँ कहाँ नजर रखनी है। तो हमारे बाजार के लिए तो बढ़िया हफ्ता था, बट यूएस मार्केट्स में परेशानी चल रही थी। पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार को थोड़ा रिवर्सल उसका होते हुए देखा, तो 4 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को यूएस में जबरदस्त रिबाउंड आया। 1000 पॉइंट 4 दिन में यूएस का डाउ गिरा था, उसके सामने शुक्रवार को 550 अंकों का उछाल आते देखा, तो आधा रिट्रेसमेंट उसने पहले 4 दिन की फॉल का करा। नैस्डैक में जबरदस्त तेजी थी, 2.25% ऊपर नैस्डैक था। छोटे मझोले शेयर्स में 2% से ज्यादा का उछाल था। विक्स इनका 14.5-15% गिरा है। तो शुक्रवार को जो पिछले 4 दिनों का एक्शन था वो काफी हद तक रिवर्स हमने यूएस में जरूर होते हुए देखा। लगभग सभी सेक्टर्स का अच्छा योगदान था इस रिकवरी में, बट ऑफ कोर्स एप्पल के दमदार नतीजे आए थे, ऑलरेडी थर्सडे को आ गए थे, बट पोस्ट मार्केट आए थे, इसलिए शुक्रवार को हमने रिएक्शन इसका देखा और दमदार नतीजों की वजह से पूरे बाजार में आपने जोश आते हुए देखा। एप्पल ही नहीं, अन्य आईटी शेयर्स में भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। तो हैवी वेट्स का बढ़िया पार्टिसिपेशन था, इसलिए आपने देखा कि फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में भी बड़ा उछाल आते हुए दिखा। एप्पल और आईटी के अलावा हमने ऑफ कोर्स देखा बैंकिंग शेयर्स में भी एक बहुत बड़ा रिबाउंड था, स्पेशली छोटे मझोले बैंक्स में जो उससे पहले लोज हम देख रहे थे 30, 40, 50% गिर रहे थे। तो पैकवेस्ट जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हो रही थी वो फ्राइडे को 80% से ज्यादा रिबाउंड करा। हालांकि फ्राइडे की 80% की रिकवरी के बावजूद हफ्ते के लिए फिर भी 30% नीचे स्टॉक बंद हुआ है, बट फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी उसमें थी। वेस्टर्न अलायंस करीब 50% उछला है, जायन बैंकॉक 19% ऊपर था और कोमेरिका में भी 17% का उछाल था। तो बैंकिंग में एक रिकवरी आती हुई देखी आपने, और साथ ही आपने एप्पल और आईटी में बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। हालांकि खबर उतनी अच्छी नहीं है जितना आपने बाजार में रिएक्शन देखा, बट खबर से पहले ही बाजार आपके काफी ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिखे थे। एक तरह से वैसे खबर अच्छी है क्योंकि इनकी जॉब्स रिपोर्ट आई और शानदार जॉब्स रिपोर्ट आपको आती हुई दिखी। 2.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई थी अप्रैल महीने में, अनुमान 1,80,000 का था, और मार्च में तो हमने 1,65,000 नई जॉब्स देखी थी। तो उसके सामने 2.5 लाख का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही शानदार माना जाएगा। तो एक तरह तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा 10 रेट हाइक्स के बावजूद आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बनी हुई है और जॉब्स और हायरिंग अच्छी चल रही है। पर दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाता है कि क्या इसका मतलब है कि फेड अपनी रेट हाइक्स और आगे बढ़ा सकता है या अपना जो अग्रेसिव रुख है वो बरकरार रख सकता है। अब वो तो टाइम ही आगे बताएगा, अगली पॉलिसी जून में है, अभी टाइम है उसके लिए। बट हाँ, जॉब्स रिपोर्ट आपकी शानदार आई है। बेरोजगारी 3.6% का अनुमान था, वहां से गिरकर ये वापस 3.4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। इतनी ही कम बेरोजगारी बेस्ट रही जब 1969 में रहा करती थी, तो वहां पर वापस ये आ चुकी है। वेज ग्रोथ अनुमान से आपको ज्यादा आती हुई देखिए, 0.5% महीने दर महीने और करीब 4.5% साल दर साल बढ़कर आई है। तो जॉब्स डेटा कहीं पर भी स्लो डाउन तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इकोनॉमी की अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट ऑफ कोर्स आगे के फेड के रिएक्शन पर देखना पड़ेगा। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में काफी तेज बढ़त रही, 3.3% की 10 साल की यील्ड करीब 3.45% पर आपको आती हुई दिखी है। बट अभी भी पॉलिसी में जैसे मैंने कहा बहुत टाइम है, तो देखते हैं आगे बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बट जॉब्स डेटा आपका शानदार आते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार में 1 से 1.5% की तेजी हमने देखी है। यूके का जो पाउंड है वो करीब 1 साल की ऊंचाई पर आते हुए देखा है, तो वहां पर बड़ा एक्शन था।
कमोडिटी बाजार में हमने बड़ा एक्शन देखा इस जॉब्स रिपोर्ट के बाद, स्पेशली सोने में हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। हालांकि वीक ऑन वीक सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के पर आया था पिछले हफ्ते, और ऑफ कोर्स हमने देखा भी था, बड़ा उछाल भी था। वीक ऑन वीक पॉजिटिव गेन है, बट शुक्रवार को 4% सोना गिरा है। 4% तेल में हमने बड़ी रिकवरी आती हुई देखी है। हालांकि सऊदी अरब ने एशिया के लिए 4 महीने के बाद दाम घटाए हैं, बट बड़ा एक्शन वहां पर हुआ। तो सोने और तेल में आपको एक्शन बरकरार दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में अब आप थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं, तो देखते हैं वहां से अगर कमोडिटीज पर प्रेशर आता है कि नहीं। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेटा के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका की रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और साथ ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं फेड पॉलिसी के लिए। चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन का ट्रेड डेटा आज सुबह ऑलरेडी आ चुका है, उस पर भी थोड़ा बाजार रिएक्ट करते हुए आपको देख सकते हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है, तो वहां पर भी फोकस बना रहेगा। तो बहुत सारे क्यूज हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारे मार्केट्स में भी जो प्रभाव डालेंगे। एंड ऑफ कोर्स अब जो हफ्तों के बाद, कई हफ्तों के बाद जो फेड अगला निर्णय लेगा जून में, उस पर ऑफ कोर्स बहुत सारी बयानबाजी भी होगी, तो हम देखना होगा कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी लौटी है। कैश स्पेस में देखिए 780 करोड़ के आसपास की खरीद निकली है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने हाथ पीछे खींचे हैं। 2200 करोड़ के आसपास की वो बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। तो जिस प्रकार के अब ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे डेटा पॉइंट्स आगे भी आने हैं, उस पर अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह का प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, जिस तरह के क्यूज अब इंटरनेशनल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं, सबका समावेश लेते हुए, सबको एक साथ जोड़ते हुए आज हमारे मार्केट में होना क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहाँ नजर रखनी है, कैसे ट्रेड करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो आज बेहतर है ग्लोबल मार्केट से, और भारतीय बाजारों में शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद रिकवरी के भी आसार बनते हुए दिखेंगे। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो शुक्रवार की गिरावट में हमारे अपने फैक्टर्स, अपने कारण ज्यादा थे, बजाय इसके कि ग्लोबल कारणों से हम गिरे हों। लेकिन ग्लोबल मार्केट की मजबूती 4 दिनों की तेज गिरावट के बाद अमेरिका में जो रिकवरी आई है वो हमारे काम की रहेगी, और एटलीस्ट कम से कम इसके दम पर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो शुक्रवार का तेज गिरावट का जो माहौल था वो जरूर उगता हुआ नजर आएगा। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, हम बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही शुक्रवार को बंद हुए हैं, तो यहाँ से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फ्लोज के लिहाज से भी देखें तो कोई खास ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरा ये समझना है कि आज के लिए 17,925 18,000 इस रेंज को आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर लेकर चलें, और ऊपरी स्तरों पर 18,150 18,200 की रेंज अगर आती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार फिर से इंतजार करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वैसे तो 42,500 आपके लिए तुरंत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इसके ठीक नीचे 42,275 से 42,375 ये जो रेंज है, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस पर फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 43,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, तो पहला जो ऊपर का टारगेट बनता है इस रिकवरी में 43,075 43,075, ये वो रेंज है जहां पर आप बैंक निफ्टी को एक बार जाते हुए देख सकते हैं, और वहां से फिर देखते हैं कि आगे किस तरह का माहौल बनता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि शुक्रवार की गिरावट के बाद आज हल्की फुल्की रिकवरी के आसार आपको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो कुछ रिकवरी बिल्कुल संभव है, क्योंकि शुक्रवार को हमने कुछ करेक्शन, कुछ कूल ऑफ के साथ बंद हुए थे, तो तैयार रहिएगा। आपके लिए जो सपोर्ट सहारा देने वाली रेंज निफ्टी की है 17,925 से 18,000 की दिखाई दे रही है, और 18,150 200 ये मुनाफा वसूल करने वाली या रेजिस्टेंस वाली बैंड आज के लिए साबित हो सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी वैसे तो सर कॉन्फिडेंट है कि 42,500 एक अच्छा सपोर्ट बनता दिख रहा है, बट सपोर्ट साइड, सेफर साइड में 42,275 375, इसे आप आज के लिए जो एक सहारा देने वाली रेंज है, बैंड है, उसको मान के चले। और अपसाइड में 43,000 और 43,075 यहां पर है, जहां बैंक निफ्टी कुछ रुकावट झेल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग की रेंज भी यहीं से उभरती हुई दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। मार्च तिमाही के ढेरों नंबर्स आ रहे हैं, उनकी भी एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए वरुण, मेरे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, पहले तो वीकेंड पे कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं,
कैसा एक्शन दिखेगा, जरा बताइए। ओके, तो गुड मॉर्निंग नेहा। तो शुरुआत करते हैं ब्रेड और बिस्किट से, क्योंकि ब्रिटानिया के नंबर्स आए और नंबर्स ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हाँ, हैं। ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं और नंबर्स जो है वो 50-50 रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी ढीली रही है इस कंपनी की। आप देखिए रेवेन्यूज करीब 4023 करोड़ के आसपास आए, जो कि ऑलमोस्ट हमारे अनुमान के मुताबिक है, लेकिन मार्जिन्स 19.9% पे आए हैं। 17.5% का अनुमान था और 15.5% से ये बढ़ के आए हैं, यानी कि 4-4.5% इस कंपनी के मार्जिन्स में वृद्धि देखने मिली है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 558 करोड़ पे आया, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ महज 1% के आसपास सही है, जबकि अनुमान था 2 से 2.5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का। कोल इंडिया, यहाँ आपको एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं वेज के चलते, तो एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड दोनों नंबर्स आपको देखने हैं। हालांकि दोनों मिस ही है, क्योंकि रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे 17%, मार्जिन 33.5%, मुनाफा अगर आप देखेंगे 8000 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 5533 करोड़ के आसपास आया है। और अनएडजस्टेड नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो आए 38,152 करोड़, मार्जिन 18% पे है, यानी कि 28% से गिर के है। और मुनाफा जैसे कि मैंने कहा आपको 17% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। एफएनओ नतीजे पिरामल एंटरप्राइजेस मिले जुले लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने घाटा किया 196 करोड़ के आसपास का। हालांकि इस कंपनी ने कहा कि श्रीराम इन्वेस्टमेंट का M2M लॉस जो है वो इस कंपनी को झेलना पड़ा, इसके लिए हुआ है। लेकिन एनआईएम में भी 4% के आसपास की गिरावट है। हालांकि डिसबर्समेंट और AUM ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रही है। डिसबर्समेंट 361% बढ़ा है और रिटेल AUM ग्रोथ जो है वो आप देखिएगा 49% बढ़ी है। ग्रॉस NPAs कम हुए हैं, नेट NPAs बढ़े हैं, तो काफ़ी मिले जुले नतीजे हैं। 31 रुपीज़ प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कैश के नतीजों की बात करता हूं तो एलेम्बिक फार्मा, यहाँ आय जो है वो थोड़ी गिरी है और मार्जिन जो है वो बढ़े हैं 11.3% से बढ़ के 15.1%। मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, 22 करोड़ से बढ़ के 153 करोड़। तो मिला जुला परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इक्विटास, यहाँ पे एनआई तो अच्छा बढ़ा है 28%, लेकिन प्रोविजनिंग भी कंपनी की बड़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 152%, यानी कि 50 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़, और ईयर ऑन ईयर 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। हालांकि इसके बावजूद मुनाफा जो है उसमें 58% की बढ़ोतरी है, 190 करोड़ पे आया है। और जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे नतीजे हैं और मुनाफा तो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन जंप दिखा रहा है। यहाँ पे 1350 करोड़ पे आया है, 606 करोड़ से बढ़ के। एनआई में 37% की बढ़ोतरी है और कंपनी के जो NPS है उसमें सुधार हुआ है। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। यूनियन बैंक, एनआई 21% बढ़ा है, मुनाफा दुगना हो चुका है, NPS में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ के आया है। 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। और पेटीएम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पे एबिटा बिफोर ESOP पे कंपनी ने मुनाफा किया है करीब 234 करोड़ के आसपास का, और कंपनी के रेवेन्यूज जो है 51% के आसपास बढ़ के आया। हालांकि बॉटम लाइन में अभी भी कंपनी नुकसान ही कर रही है। चलिए, तो ये तो वो कंपनीज रही जिन्होंने बाजार बंद होने के बाद नंबर्स जारी किए ओवर द वीकेंड, तो ऑफ कोर्स मार्केट आज यहाँ तो रिएक्ट करेगा। लेकिन और भी नंबर्स आज आने वाले होंगे, और ट्रिगर्स कौन कौन से आज के लिए? ओके, तो नंबर्स तो काफ़ी सारे आने वाले हैं। निफ्टी में UPL के नंबर्स आएंगे, वहाँ पे नजर रखते हैं। एफएनओ में एक्साइड, पिडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, बिरला सॉफ्ट, महानगर गैस, इन सब पे आप नजर रखिएगा। DCX सिस्टम 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हलचल देखने मिल सकती है। और आज सिस्टम इंटरनेशनल डीलिस्टिंग ऑफर जो है वो आज से बंद होने वाला है। हमारी FM जो है वो आज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को रिव्यू करने वाली है FSDC मीटिंग में, इस यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें। और NCLT में 2 इंसॉल्वेंसी पिटीशन है गो फर्स्ट के ऊपर, उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला है, लगातार डेवलपिंग स्टोरी है, यहाँ पे नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे मंथली अपडेट्स आए हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व के आए हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम जो है 41% मंथ ऑन मंथ गिरता हुआ दिखाई दिया है। हमने वैसे भी देखा था, ये साल खत्म होने के पहले लगातार बढ़ोतरी देखने मिली थी, प्री बाइंग हुई थी, अब वो कमी देखने मिल रही है। इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम जो है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। ग्रुप सिंगल प्रीमियम जो है उसमें भी 73% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है वो गिरावट देखी गई है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पे नज़र रखेगा, क्योंकि MSCI अपना जो रिव्यू होने वाला है इनका 11 तारीख को, इन दोनों कंपनियों में अपना फ्री फ्लोट जो है वो घटाने वाला है। अडानी टोटल की जो फ्री फ्लोट है 14% और अडानी ट्रांसमिशन जो है 25% से 10% कर दी गई है। और इसके चलते काफ़ी हद तक आउटफ्लोज जो है आपको इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। करीब 700 से 1000 करोड़ के आसपास के आउटफ्लो जो है वो हो सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में नजर रखेगा, धुलाई हो सकती है। आदित्य बिरला फैशन और TCNS क्लोथिंग पे नजर रखेगा। लंबे समय से चर्चा थी कि यहाँ पे खरीदारी करेगा अडानी, माफ कीजिएगा, आदित्य बिरला फैशन TCNS क्लोथिंग की,
और कंपनी ने यहाँ पे अधिग्रहण का ऐलान कर दिया है। करीब 1650 करोड़ में टीसीएस क्लोथिंग में 51% के आसपास का हिस्सेदारी जो है ये खरीद रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी है कि कर्ज भी जुटाएंगे 700 से 800 करोड़ के आसपास का। इंडसइंड बैंक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हरकत में भी था। यहाँ पे इस कंपनी की जो चीफ रिस्क ऑफिसर है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मुरलीधर लखारा इनको अब चीफ रिस्क ऑफिसर जो है नए वो नियुक्त किया गया है। थर्मैक्स इस कंपनी को रिलायंस सिनगैस से 271 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एसजेवीएन यहाँ पे इस कंपनी ने करीब 100 मेगावाट के आसपास के विंड पावर प्लांट के लिए बोली लगाई है जो इन्होंने जीत ली है। प्रोजेक्ट की जो लागत है करीब 800 करोड़ के आसपास की है। और पीएनसी इंफ्रा इस कंपनी पे भी नजर रखेगा क्योंकि कंपनी को ईपीसी ऑर्डर्स मिले हैं करीब 770 करोड़ के आसपास के। ओके, चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स आने हैं, खबरों के दम पर भी बहुत एक्शन रहेगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो एक्शन आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में भी आपको जो एक्शन है वो मिस नहीं करना क्योंकि कमाई का मौका यही मिलेगा। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की आज मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या राय बन रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में और चुनिंदा स्टॉक्स या सेक्टर्स में कहां पर फोकस है जहां पर आपको कमाई का मौका मिलेगा। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो जो तगड़ा करेक्शन हमने शुक्रवार को मार्केट में आता हुआ देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या लगता है कुछ खरीद के मौके हो सकते हैं? कहां पर एंट्री पॉइंट बन सकता है? क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, पिछले सप्ताह हमने एक मोमेंटम जरूर देखा था, बट फ्राइडे को वो मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 18,250 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर बैरियर है, जो अभी इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। निचले स्तरों पर देखें तो 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। जब तक वो लेवल निचले स्तर पर ब्रीच नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट और बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 18,000 के स्टॉप लॉस से अगर कोई भी डीप मिलती है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और 18,200 तक का फिर से एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो रेंज है 18,000 से लेके 18,250 की। वहीं बैंक निफ्टी देखिए, वहां पे कंफर्ट नहीं आ रहा है। 43,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ब्रीच हो चुका है। निचले स्तरों पर 42,400 तक के भी लेवल छूते हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा, थोड़ी और अच्छी खासी गिरावट आ जाए, फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है, लेकिन निफ्टी डेफिनेटली 18,000 के लेवल को वॉच करते हुए यहां सपोर्ट रखते हुए लॉन्ग की सलाह निकल कर आ रही है। 18,250 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 18,200 के टारगेट को आप लेके चल सकते हैं। तो डिसाइसिवली कुछ कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ निफ्टी पर आप करें फोकस। लेकिन हमने देखा था कि शुक्रवार को बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, फाइनेंस, यहां से कुछ प्रेशर मार्केट में बनता हुआ नजर आया था। तो जरा मुझे बताइए कि क्या यहाँ शॉर्ट्स के मौके तलाशने चाहिए या अब कुछ करेक्शन आया है जो खरीदारी में तब्दील हो सकता है? शॉर्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा जल्दबाजी होगा यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और रिस्क एंड रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई पुल बैक अगर 42,800, 43,000 तक की ओर मिलता है तब वहाँ पे एक बार के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी काफी ओवरबॉट हो चुका है। 75-80 तक आरएसआई के लेवल्स पहुंच चुके हैं, तो मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं थोड़ी गिरावट यहाँ से एक्सटेंड हो, बट कोई बड़ा फॉल के लिए अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। 42,400, 42,300 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट की लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 42,660 के आसपास की क्लोजिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी। ऊपरी स्तर पर अगर 43,000 के ऊपर फिर से अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है तब वहां से फिर से एक बड़ा मोमेंटम ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है, और अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 42,200, 42,000 तब वहां पे एक बार के लिए लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहां दिखाई दे रहा है? हमने देखा था कि कुछ दमखम ऑटो स्पेस से निकलकर आया था, मारुति, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, कुछ हरे निशान में एक्शन डेफिनेटली यहां पर दिखाई दिया था इन पॉकेट्स में। तो क्या यहां नजर रखेंगे या कोई और स्टॉक्स आपके रेडार पर आ जाए? देखिए, एक स्टॉक, एक सेक्टर जहाँ पे हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था वो था इंडिया सीमेंट, ऑटो सीमेंट स्पेस। तो सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सारे सीमेंट काउंटर्स में हमने एक मोमेंटम देखा था। तो इंडिया सीमेंट में एक बड़ी नेकलाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 191 के आसपास की क्लोज आई थी और लगातार यहाँ पे एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 195 से लेके 198 तक की इमीडिएट अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 187 का, और ऊपरी स्तर पर 198 से लेके इनफैक्ट 200 तक के भी लेवल हमें टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए ऑटो स्पेस का आपने जिक्र किया, हीरो मोटोकॉर्प ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी करीब है, और ऊपरी स्तर पर 2560 के ऊपर की अगर क्लोज आती है तब यहाँ पे और अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो आउटलुक पॉजिटिव है, इसे खरीद के चल सकते हैं। 2500 का स्टॉप लॉस होगा, 2650 के टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच नीलेश जी हमें बताने के लिए कि कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, किन पॉकेट्स को करना है अवॉइड, और चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किधर है। मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। इंडिया सीमेंट 195, 198 एंड इवेंचुअली 200 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 187, 187 का रहेगा। और हीरो मोटो यहां पर शुक्रवार को भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, आज भी यहां पर आप बेट करके चल सकते हैं। 2650 के अपसाइड टारगेट के लिए खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में 2500 का स्टॉप लॉस आपके लिए आज सुझाया जा रहा है नीलेश जी की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर करते हैं फोकस, क्योंकि अच्छा खासा घमासान हमने बीते हफ्ते यहां पर भी बनता हुआ देखा है। तो मोतीलाल ओसवाल के अमित सचेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। बीता हफ्ता तो पूरी तरह से सोने चांदी के नाम ही रहा, सोने में रिकॉर्ड हाई लेवल्स, चांदी में रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार। क्या होना है अब, जो करेक्शन हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा, क्या यह खरीद का मौका है या आज आप इंतजार करेंगे? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट वीक हमने दोनों में ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ऑल टाइम हाई देखे थे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वीकली क्लोजिंग वो बहुत एनकरेजिंग नहीं हुई है, और ऊपरी स्तरों से काफी भारी गिरावट देखने मिली, खास करके यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है या करेक्शन है ये हावी रह सकती है मार्केट पे। मैं शॉर्ट टर्म में 7 रैलीज की सलाह देना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अगर गोल्ड की बात करें तो उछाल जो है 60,850 से 900 तक देखने मिल सकता है, वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं 60,350 के टारगेट के लिए, और इस लक्ष्य के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 61,100 का होगा। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो जुलाई वायदा में 77,500 को बिकवाली कर सकते हैं 78,100 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में 76,500 से 76,300 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों के लिए। आज सोने और चांदी दोनों में ही सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। 60,800 से 900 के बैंड में मिले तो सोना बेचकर चले, 61,100 का स्टॉप लॉस लगाए, और 60,350 तक आपको सोना दिखाई दे रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी जो कि MCX पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 77,500 के पास आपको सेल करने की सलाह है। 78,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 76,500 से 76,300 तक ये कमोडिटी नीचे जा सकती है। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है, क्योंकि इवेंचुअली हमने देखा कि जॉब्स के नंबर के बाद बहुत जबरदस्त उछाल आया 4% का, तो और आज है बिल्कुल दायरे का ट्रेड यहाँ दिख रहा है। कच्चे तेल में क्या करें? जी देखिए, पिछला हफ्ता अगर हम देखें तो लार्जली प्रेशर में रहा था, और हमने लगभग 2 महीने के लोज टेस्ट होते हुए देखे थे 5,500 के करीब। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉडली जब तक 6,050 से 6,100 के नीचे प्राइस रहेंगी तब तक दबाव जो है ऊपरी स्तरों पे बरकरार रह सकता है। तो मैं यहाँ से फिलहाल बाइंग अवॉइड करने की सलाह देना चाहूँगा। इनफैक्ट 5,900 के करीब इक्वाली करके चल सकते हैं 5,980 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 5,750 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो कच्चा तेल भले ही उसको बाउंस बैक का कुछ सहारा मिला हो, लेकिन इट्स नॉट हियर टू स्टे, और ये बिकवाली का ही मौका है। 5,900 के आसपास मिले सेल करके चले, 5,980 का स्टॉप लॉस और 57,500 जैसा टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकता है। मतलब सोना, चांदी, कच्चा तेल आज बेच के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर, ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। वरुण, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। बताइए फॉरेन ब्रोकरेजेस की कहाँ नजर है? फोकस अभी भी ब्रिटानिया पे ही है। अच्छा। क्योंकि हाँ, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है और सबने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। ये FMCG स्पेस की कंपनियां काफी रडार में है आजकल। काफ़ी रडार में तो है ही, क्योंकि अब तक आपने देखा था जितने नतीजे आए थे ना, सब कह रहे थे कि रूरल डिमांड में प्रॉब्लम है,
वॉल्यूम ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम है, अभी भी है सब कंपनीज में, लेकिन हाँ क्योंकि नतीजे आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउस प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे, और 2 FMCG कंपनीज पे प्राइस टारगेट बढ़ाए, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्रिटानिया CLS अभी भी बिकवाली की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट 4030 से बढ़ा के 4390। JP मॉर्गन ने टारगेट बढ़ाया है 4780 से बढ़ा के 4920, और मॉर्गन स्टैनली ने भी टारगेट बढ़ाया है 4874 से बढ़ाकर 5184 के आसपास कर दिया है। कोल इंडिया यहाँ पे CT की न्यूट्रल की सलाह है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 225 से बढ़ा के 240, और जेफरीज ने नतीजों के बाद होल्ड की सलाह दी है 225 के प्राइस टारगेट के साथ। वहीं फेडरल बैंक, आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नतीजे आने के बाद जोरदार धुलाई इस काउंटर की हुई थी, मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट से इक्वल वेट का कॉल दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 175 से घटा के सीधे 145 का किया, और सिटी ने भी खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन प्राइस घटा दिया है 165 से घटा के 160 का किया है। मेरिको यहाँ पे CLS से रिड्यूस की रेटिंग अभी भी दे रहा है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा है 500 से बढ़ा के 525, मॉर्गन स्टैनली 582 का लक्ष्य, JP मॉर्गन 585 का लक्ष्य, और सबसे इंटरेस्टिंग तो जेफरीज है जिन्होंने डबल अपग्रेड किया इस काउंटर को, होल्ड से बाय की सलाह दे रहे हैं, टारगेट जो है 550 से बढ़ा के 600 का कर दिया है। भारत फोर्ज JP मॉर्गन न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, टारगेट घटाए गए हैं 875 से घटा के 860 का किया है। सिटी टारगेट घटाया है 760 से घटा के 725, यानी कि हल्का फुल्का ही घटाया है, और साथ ही साथ जेफरीज को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 570 से बढ़ा के 630 का किया है, हालांकि करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे। और आखिरी में पिरामल एंटरप्राइजेस नतीजों के बाद यहाँ पे जेफरीज खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन इन्होंने लक्ष्य घटा दिए हैं 1035 से घटा के 985 का कर दिया है। चलिए, तो विदेशी ब्रोकरेजेस की इन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में है नजर, आपको भी यहाँ नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भरपूर एक्शन आज देखने को मिल सकता है। वरुण, शुक्रिया वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ।